की ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखी है। और ये जो चैप्टर है तुम्हारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेल्सन मंडेला है कौन। इसके लिए तुम्हें साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। दरअसल साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चलता था, जिसके अकॉर्डिंग व्हाइट और नॉन व्हाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, काले गोरों में फर्क किया जाता था। जो नॉन व्हाइट लोग हैं वो न तो व्हाइट के एरिया में जा सकते हैं न उनके साथ काम कर सकते हैं। यहाँ तक खाना भी नहीं खा पाते थे वो लोग। मतलब इतना ज्यादा छुआछूत था कि मत ही पूछो। जैसे हमारे यहाँ छोटे जात और नीचे जात में भेदभाव किया जाता है, वैसे ही वहाँ किया जाता था। और सबसे वाहियात बात क्या है पता है तुमको? वो अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते थे, आवाज भी नहीं उठा सकते थे। अगर किसी ने आवाज उठाने की जुर्रत की तो पुलिस उनको मार मार कर जेल में बंद कर देती थी। लोग इस अन्याय से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, तकलीफ में थे। तभी नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई, लेकिन उनको भी मार पीट कर जेल में बंद कर दिया गया 1964 में। और 27 साल जेल में काटने के बाद 1990 में उन्हें रिहा किया गया। और फाइनली 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, जिसमें उनकी पार्टी और वो जीत गए। 400 सीट में से एएनसी पार्टी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो 252 सीट लेके आती है। और नेल्सन मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 300 साल व्हाइट लोगों ने राज किया और अब 300 साल बाद 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे। 10 मई 1994 ये वही दिन था जब नेल्सन मंडेला का शपथ समारोह था। और हम इस चैप्टर में इसी दिन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस दिन क्या क्या हुआ। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि 10 मई का दिन बहुत ही ब्राइट और क्लियर दिन था। पिछले कुछ दिनों से मैं देश विदेश से आए हुए नेताओं और सम्मानित व्यक्तियों से घिरा हुआ था, क्योंकि वो लोग मुझे बधाइयां दे रहे थे। हमारी एएनसी पार्टी जीत गई थी और 300 साल बाद पहली बार किसी काले का राज होने वाला था इस साउथ अफ्रीका पे। 10 मई 1994 के दिन साउथ अफ्रीका के भूमि पर इंटरनेशनल लीडर्स का एक बड़ा जमावड़ा था। देश विदेश से नेता, अभिनेता, दर्शक और बहुत सारे लोग आए हुए थे। हर कलर के लोग, काले, गोरे, लाल, उजरी, गोराई, सब तरह के कलर के लोग आए हुए थे। शपथ समारोह प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में होने वाला था, जो कि एक ओपन बिल्डिंग थी, जहां कई दशकों से सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग बैठा करते थे। लेकिन आज पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने वाली थी। और इस समारोह में 140 जिसमें हर तरह के रंग भरे होते हैं। उस पतझड़ के प्यारे से मौसम में मेरी बेटी जेनेनिया मेरे साथ थी। मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया। फिर टबाको मेवेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया। और अब बारी थी मेरी, और मैंने जाकर शपथ ली, जिसके लिए इतने सारे लोग देश विदेश से आए हुए थे। मैंने कुछ ऐसा कहा, मैं नेल्सन मंडेला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने संविधान का पालन करूँगा, अपने गणतंत्र और उनके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। यहाँ उपस्थित अतिथि और देश विदेश में देख रहे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं इस नई स्वतंत्रता को एक आशा की उम्मीद देने के लिए। काफी लंबे समय से जो भेदभाव चल रहा है, काले गोरे का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, ये सब बदलना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिस पर पूरे मानव जाति को गर्व हो। आज तक जो हमें दबाया गया, हमारे विचारों को दबाया गया, वो खत्म होने जा रहा है। और आज हमें अपनी ही धरती पे अपने राष्ट्र को चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय की विजय, शांति और मानव के सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। आखिरकार हमने राजनीतिक मुक्ति पाली। मैं वादा करता हूँ कि अपने सभी लोगों को गरीबी की बंधनों से मुक्त करूँगा, सभी प्रकार के कष्टों से, पीड़ा से और भेदभाव से मुक्त करूँगा। नहीं नहीं नहीं, अब कभी भी इस सुंदर धरती पर किसी दूसरे द्वारा किसी इंसान पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और न ही दबाव डाला जाएगा। मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता बनी रहे, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। जैसे ही नेल्सन मंडेला का ये स्पीच खत्म हुआ, सारे लोग तालियां मारने लगे। वो दृश्य एक अद्भुत दृश्य था। कुछ ही समय बाद हमारी नजर ऊपर उठी, जब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रॉप जो है, ये सब के सब एक परफेक्ट फॉर्मेशन में उपस्थित थे। मिलिट्री की सेना न केवल प्रदर्शन दिखा रहे थे, बल्कि डेमोक्रेसी के प्रति और न्यू गवर्नमेंट के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे। वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि हम नई सरकार के साथ हैं। कुछ देर के बाद साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल डिफेंस ऑफिसर और पुलिस आए, जिनके चेस्ट पर रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे। उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ लिए। मुझे अभी भी अच्छी तरीके से याद है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे जेल में डाल दिया था। मैं चाहता तो इनके साथ भी वैसा ही कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे इनकी सोच बदलनी थी। फाइनली इम्पाला जेट विमानों ने साउथ अफ्रीका के फ्लैग के काले, लाल, हरे, नीले और गोल्डन रंग को एक वी फॉर्म में छोड़ दिया। फिर दो नेशनल एंथम्स को बजाया गया, एक व्हाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए। व्हाइट लोगों के लिए नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका
और ब्लैक लोगों के लिए डाई स्टीम, जो कि एक पुराना रिपब्लिक एंथम था जिसके लिरिक्स किसी को याद नहीं थे क्योंकि वो लोग अब तक इससे घृणा करते थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ये लोग इस एंथम को सीख जाएंगे और अपने दिल से गाएंगे। इनॉग्रेशन के दिन मैं इतिहास के कुछ पल याद करके भावुक हो गया। ये बात 20वीं शताब्दी के पहले दशक की है, एंग्लो बोर युद्ध के बाद और मेरे जन्म से कुछ साल पहले। साउथ अफ्रीका के जो गोरी चमड़ी के लोग थे उन्होंने आपस में समझौता किया और अपने ही देश के काली चमड़ी के लोगों के साथ अन्याय किया। उनके अगेंस्ट में रेशियल डोमिनेशन किया, अपार्थाइड सिस्टम को लागू कर दिया और देश को बांट दिया दो अलग अलग प्रकार के लोगों में, व्हाइट और नॉन व्हाइट। जो एक स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, वो पूरा वर्ल्ड जानता था। और आज 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में उस सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंक दिया गया और एक नया सिस्टम बनाया गया पुराने सिस्टम को रिप्लेस करके, जिसमें सभी लोगों के पास उनके राइट्स होंगे, फ्रीडम होगा और किसी भी इंसान के साथ स्किन कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सब एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, सबके लिए सेम रूल होंगे, सेम फैसिलिटी दी जाएगी। ये दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदान के कारण आया है। उन लोगों के कष्ट और साहस को गिना या चुकाया नहीं जा सकता। उस दिन मुझे अनुभव हुआ, जैसा कि पहले भी कई बार मुझे हो चुका है, कि मैं उन सभी देशभक्तियों का जोर हूँ जिन्होंने मुझसे पहले इस सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। वो लंबी और आदर्श पंक्ति समाप्त होकर मुझसे शुरू हुई। मुझे दुख है कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया और वो ये नहीं देख सके कि उनकी बलिदान ने क्या प्रभाव किया है। अपार्थाइड सिस्टम ने मेरे और मेरे देश के लोगों पर ऐसा घाव छोड़ा है जिससे उभरने में हमें सालों लग जाएंगे। ये वो कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे पहले इस सिस्टम के अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाई थी। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथलिस, यूसुफ तादुस, ब्राउन फिशर, रोबर्ट सुबुकाबे। ये वो महान लोग हैं जिनके जैसा बनना सबकी बस की बात नहीं। ऐसे उच्च चरित्र वाले व्यक्ति बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। मेरे देश में बहुत सारे मिनरल्स हैं, डायमंड्स हैं जो इस धरती के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन इन जैसे शुद्ध हीरे कोई नहीं है। ये वो हीरे हैं जो अच्छे हैं, सच्चे हैं और शुद्ध हैं। इन्हीं साथियों के संघर्षों से मैंने साहस का अर्थ सीखा है। समय समय पर मैंने महिलाओं को और पुरुषों को एक विचार के लिए खतरा उठाते देखा है, जीवन देते हुए देखा है, आक्रमणों का सामना करते हुए और बिना झुके अत्याचारों का सामना करते हुए देखा है। सब प्रकार की मुसीबतों से जूझकर उनसे उभरने का साहस देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने ये सीखा है कि साहस का मतलब डर को भगाना नहीं बल्कि उस पर जीत पाना है। वैसे भी साहसी व्यक्ति वो नहीं होते हैं जो डरते नहीं हैं, बल्कि वो होते हैं जो उस डर पर विजय पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से भेदभाव करना नहीं सीख जाता है, उसे घृणा सिखाई जाती है, उसे हेट करना सिखाया जाता है। और अगर उसे हेट करना सिखाया जा सकता है तो उसे लव करना भी तो सिखाया जा सकता है ना, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर प्यार तो नेचुरली आता है। हेट तो हमें सिखाना पड़ता है कि इससे घृणा करो, लेकिन प्यार तो अपने आप आता है भाई। यहाँ तक कि जब मैं जेल में था तो वो लोग मुझ पे और मेरे साथियों पे बहुत अत्याचार करते थे, अपनी अंतिम सीमा पार कर जाते थे, लेकिन फिर उसी में से एक गार्ड के अंदर मानवता की एक चमक दिखाई देती। शायद कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देती थी, लेकिन वो भी मेरे लिए काफी थी। मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वो काफी था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला की तरह है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता है। किसी न किसी दिन वो उभर के आएगा ही आएगा। जीवन में हर एक इंसान के पास दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो तरह के कर्तव्य होते हैं, दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। हर एक व्यक्ति ये कर्तव्य अपने अपने अकॉर्डिंगली निभाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए यह संभव था। साउथ अफ्रीका में यदि कोई नॉन व्हाइट इंसान आराम से जीना चाहे तो उसे जीने नहीं दिया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता और एकदम अलग कर दिया जाता, आइसोलेट कर दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में यदि कोई अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता तो उसे घर से निकाल दिया जाता, उसे एक विरोधी साबित कर दिया जाता और जेल में डाल दिया जाता। शुरुआत में मैंने भी अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को एक परिवार माना, लेकिन अपने ही लोगों की सेवा के प्रयास में न तो मैं एक अच्छा बाप बन पाया, न एक अच्छा बेटा बन पाया, न एक अच्छा पति बन पाया और न ही एक अच्छा भाई बन पाया। मैंने देश के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने परिवार के कर्तव्य नहीं निभा पाया। ऐसा नहीं है कि मुझे जन्म से ही स्वतंत्रता की बहुत भूख थी। जब मैंने जन्म लिया तब तो मैं हर चीज के स्वतंत्र था। मैं अपने माँ के झोपड़ी के पास खेत में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, अपने गांव से बाहर वाली नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र था, तारों के नीचे रात में मकई को भूनने के लिए स्वतंत्र था, धीरे चलने वाले बैलों की सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले की प्रार्थनाओं का पालन किया
मुझे भगवान से या उन लोगों से या कानून से किसी भी चीज से परेशानी नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि बचपन की जितनी आजादी थी वो तो बस एक मेरा भ्रम था। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि एक युवा के रूप में मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही छिन जा चुकी है। तब मुझे इसकी भूख जगी। पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। रात में बाहर जाने की स्वतंत्रता, जो चाहूँ वो पढ़ सकूँ इसकी स्वतंत्रता, जहाँ चाहूँ वहाँ पढ़ सकूँ इसकी स्वतंत्रता, बाद में जोहान्सबर्ग में आधारभूत और सम्मानित होने की स्वतंत्रता। मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं है, बल्कि मेरे भाई बहन ही नहीं मेरे जैसे दिखने वाली हर इंसान की स्वतंत्रता छीन ली गई है। तब मेरी भूख और बढ़ी। तब जाकर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, ANC पार्टी, मेरी पार्टी, मेरे लोगों द्वारा बनाई गई पार्टी। अब मेरी भूख सिर्फ मेरी भूख नहीं थी बल्कि मेरे लोगों की भूख थी, हमारे स्वतंत्रता की भूख। मैं ANC पार्टी के साथ इस इच्छा से जुड़ा कि मेरे लोग अपना जीवन स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जिए। इसने मेरे जीवन को गति दी। एक डर है उन्होंने हम पे अत्याचार ही क्यों न किया हो, अत्याचारी को और पीड़ित को दोनों को ही आजादी मिलेगी, क्योंकि दोनों ही इंसान हैं और दोनों का अधिकार है, क्योंकि दोनों से ही मानवता छिन गई है। हाँ, तो भाई यहीं पर तुम्हारा आज का जो ये चैप्टर है ना, ये